योगी आदित्यनाथ 5 जून 1972 एक भारतीय हिंदू भिक्षु और भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ हैं जो 21वें और वर्तमान मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। 19 मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश के वह उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री भी हैं, जो वर्तमान में संपूर्णानंद को पीछे छोड़ते हुए 6 वर्षों से अधिक समय से अपना कार्यकाल चला रहे हैं। परिवार से एक बड़े परिवार में वह 2022 से उत्तर प्रदेश विधानसभा में गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और सदस्य थे 2017 से 2022 तक उत्तर प्रदेश विधान परिषद। वह मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा देने से पहले 1998 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से पूर्व संसद सदस्य हैं। विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। आदित्यनाथ गोरखनाथ मठ के महंत मुख्य पुजारी भी हैं, जिन्होंने प्रदेश में पहले शासन किया। जो गोरखपुर में एक हिंदू मठ है। वह अपने आध्यात्मिक पिता महंत अवैद्यनाथ की मृत्यु के बाद सितंबर 2014 से इस पद पर हैं। वह हिंदू राष्ट्रवादी संगठन हिंदू युवा वाहिनी के संस्थापक भी हैं। उनकी छवि एक हिंदुत्ववादी राष्ट्रवादी और एक सामाजिक रूढ़िवादी की है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मोदी जी के प्रति और योगी जी के प्रति जनता की संवेदना है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। योगी आदित्यनाथ का जन्म अजय मोहन सिंह बिष्ट के रूप में 5 जून 1972 को उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के पंचूर गांव में एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनके दिवंगत पिता आनंद सिंह बिष्ट एक वन रेंजर थे। वह 4 भाइयों और 3 बहनों के बीच परिवार में पैदा हुए दूसरे नंबर पर थे। 24 उन्होंने उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से गणित में स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने 1990 समाधान देखना होगा के दशक में अयोध्या राम मंदिर आंदोलन में शामिल होने के लिए अपना घर छोड़ दिया था। लगभग उसी समय वह गोरखनाथ मठ के प्रमुख महंत अवैद्यनाथ के शिष्य भी बन गए। महंत अवैद्यनाथ उस समय अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। अपनी दीक्षा के बाद गोरखपुर में रहने के दौरान आदित्यनाथ अक्सर अपने पैतृक गांव का दौरा करते रहे और 1998 में वहां एक स्कूल की स्थापना की। 12 सितंबर 2014 को अवैद्यनाथ की मृत्यु के बाद आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ के महंत या उच्च पुजारी के पद पर पदोन्नत किया गया था। क्योंकि आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं गोरखपीठ में या गोरखपुर में, पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से ये सब कुछ संभव हो पाया है। 2 दिन बाद नाथ संप्रदाय के पारंपरिक अनुष्ठानों के बीच उन्हें मठ का पीठाधीश्वर बनाया गया था। प्रदेश जाना है तो मैंने कहा मैं तो उत्तर प्रदेश से ही आ रहा हूँ। कहा नहीं, उत्तर प्रदेश में आपको कल ही मुख्यमंत्री का शपथ लेना है। प्रारंभिक राजनीतिक कैरियर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति की एक विशिष्ट परंपरा से संबंधित हैं, जिसका पता महंत दिग्विजय नाथ से लगाया जा सकता है, जिन्होंने 22 दिसंबर 1949 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखने का नेतृत्व किया था। दोनों दिग्विजय नाथ और उनके उत्तराधिकारी अवैद्यनाथ हिंदू महासभा से थे और उस पार्टी के टिकट पर संसद के लिए चुने गए थे। बीजेपी और संघ परिवार के बाद अयोध्या आंदोलन में शामिल हो गए 1980 के दशक में हिंदू राष्ट्रवाद की 2 धाराएं एक साथ आईं। 1991 में अवैद्यनाथ भाजपा में चले गए, लेकिन फिर भी उन्होंने महत्वपूर्ण स्वायत्तता बरकरार रखी। आदित्यनाथ को अवैद्यनाथ का उत्तराधिकारी नामित किए जाने के 4 साल बाद वह भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा के लिए चुने गए। अपनी पहली चुनावी जीत के बाद आदित्यनाथ ने अपना स्वयं का युवा संगठन हिंदू युवा वाहिनी शुरू किया,
जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियों के लिए जाना जाता था और योगी आदित्यनाथ के तीव्र उत्थान में सहायक था। चुनाव टिकटों के आवंटन को लेकर ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। आदित्यनाथ और भाजपा नेतृत्व के बीच बार बार तनाव होता रहा है। हालांकि भाजपा ने तनाव बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि आदित्यनाथ ने पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के रूप में काम किया है। 2006 में उन्होंने नेपाली माओवादियों और भारतीय वामपंथी दलों के बीच संबंधों को एक प्रमुख अभियान मुद्दे के रूप में उठाया और मधेसी नेताओं को नेपाल में माओवाद का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2008 में आतंकवाद विरोधी रैली के लिए आजमगढ़ जाते समय उनके काफिले पर कथित तौर पर हमला किया गया था। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम 6 लोग घायल हो गए। जनवरी 2007 में आदित्यनाथ अन्य भाजपा नेताओं के साथ धार्मिक हिंसा के कारण मारे गए एक व्यक्ति की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए एकत्र हुए थे। बाद में उन्हें और उनके समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और शांति भंग करने और निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने के आरोप में गोरखापुर जेल में बंद कर दिया। उनकी गिरफ्तारी से और अधिक अशांति फैल गई, जिसके दौरान कथित तौर पर विरोध कर रहे हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं द्वारा मुंबई जाने वाली मुंबई गोरखपुर गोदान एक्सप्रेस के कई कोच जला दिए गए। गिरफ्तारी के अगले दिन जिला मजिस्ट्रेट और स्थानीय पुलिस प्रमुख का तबादला कर दिया गया और उन्हें बदल दिया गया। संसद के सदस्य अहम आदित्यनाथ लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चितेन परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये यदहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत्पदं गृहीतुमहं मुद्यमस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि। 26 साल की उम्र में 12वीं लोकसभा के लिए चुने जाने पर आदित्यनाथ इसके सबसे कम उम्र के सदस्य थे। वह लगातार 5 बार 1998, 1999, 2004, 2009 और 2014 चुनाव में गोरखपुर से संसद के लिए चुने गए। लोकसभा में आदित्यनाथ की उपस्थिति 77% थी और उन्होंने 284 प्रश्न पूछे, 56 बहसों में भाग लिया और 16वीं लोकसभा में 3 निजी विधेयक पेश किए। बीजेपी से रिश्ते। योगी जी, उत्तर प्रदेश में एक ही कमी है, मैं मदद करूंगा। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को यूपी में लाओ और देखो यूपी कैसे दौड़ेगी। पूरे यूपी में इतने बड़े प्रमाण पर एंसिलरी इंडस्ट्री शुरू होगी कि रोजगार ही रोजगार पैदा होगा। आदित्यनाथ के 1 दशक से अधिक समय से भाजपा के साथ तनावपूर्ण संबंध रहे हैं। वह अक्सर हिंदुत्व विचारधारा को कमजोर करने की आलोचना करते हुए भाजपा का उपहास करते थे और उसे कमजोर करते थे। हिंदू युवा वाहिनी और गोरखनाथ मठ के समर्थन से पूर्वी उत्तर प्रदेश में अपना स्वतंत्र सत्ता आधार स्थापित करने के बाद उन्हें भाजपा के लिए शर्तें तय करने में सक्षम होने का विश्वास था। जब उनकी आवाज नहीं सुनी गई तो उन्होंने आधिकारिक भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार खड़े करके विद्रोह कर दिया। सबसे प्रमुख उदाहरण 2002 में हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर से राधा मोहन दास अग्रवाल को मैदान में उतारना था, जिन्होंने तब भाजपा के कैबिनेट मंत्री शिव प्रताप शुक्ला को हराया था। बड़े अंतर से 2007 में आदित्यनाथ ने राज्य विधानसभा के लिए भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ 70 उम्मीदवार खड़े करने की धमकी दी, लेकिन आखिर में उन्होंने समझौता कर लिया। 2009 के संसदीय चुनावों में ऐसी अफवाह थी कि आदित्यनाथ ने उन भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ प्रचार किया था जो तब हार गए थे। अपने समय पर विद्रोह के बावजूद योगी आदित्यनाथ को आरएसएस और भाजपा नेताओं द्वारा अच्छे हास्य में रखा गया है।
उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, आरएसएस प्रमुख राजेंद्र सिंह और विहिप प्रमुख अशोक सिंघल ने उनसे मुलाकात की। दिसंबर के 22 से 24, 2006 के दौरान आदित्यनाथ ने लखनऊ में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के साथ ही गोरखपुर में 3 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन का आयोजन किया। संघर्ष के बावजूद कई आरएसएस और वीएचपी नेताओं ने महासम्मेलन में भाग लिया, जिसने भाजपा के त्याग के दावे के बावजूद हिंदुत्व लक्ष्यों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जारी की। मार्च 2010 में आदित्यनाथ उन कई भाजपा सांसदों में से एक थे जिन्होंने संसद में महिला आरक्षण विधेयक पर पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था। 2018 में उन्होंने राजस्थान राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार प्रताप पुरीजी महाराज के लिए प्रचार किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश राज्य में 2017 के विधानसभा चुनावों में आदित्यनाथ भाजपा के एक प्रमुख प्रचारक थे। राज्य सरकार ने उन्हें 18 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री नियुक्त किया। 50 विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के अगले दिन उन्होंने शपथ ली। मंत्रालय आवंटन। मुख्य लेख पहला योगी आदित्यनाथ मंत्रालय। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आदित्यनाथ ने लगभग 36 मंत्रालयों को अपने सीधे नियंत्रण में रखा, जिनमें गृह, आवास, नगर और देश नियोजन विभाग, राजस्व, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी, खान और खनिज शामिल थे। बाढ़ नियंत्रण, स्टाम्प एवं रजिस्ट्री, कारागार, सामान्य प्रशासन, सचिवालय प्रशासन, सतर्कता, कार्मिक एवं नियुक्ति, सूचना, संस्थागत वित्त, योजना, संपत्ति विभाग, शहरी भूमि, यूपी राज्य पुनर्गठन समिति, प्रशासन सुधार, कार्यक्रम कार्यान्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, बुनियादी ढांचा, समन्वय, भाषा, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना, राहत और पुनर्वास, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता सुरक्षा और बाट और माप। 4 अप्रैल 2017 को आयोजित उनकी पहली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश के लगभग 87 लाख छोटे और सीमांत किसानों का 363 रुपये 59 पैसे बिलियन $4.6 बिलियन का ऋण माफ करने का निर्णय लिया गया। 2017 में भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए उनकी सरकार ने मुस्लिम धार्मिक स्कूलों को चुना, जिससे उन्हें वीडियो सबूत देने की आवश्यकता हुई कि उनके छात्रों ने भारतीय राष्ट्रगान गाया था। कानून एवं व्यवस्था। बुलडोजर राजनीति। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हाल के एनसीआरबी आंकड़ों से पता चला है कि योगी आदित्यनाथ प्रशासन के तहत महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों में काफी कमी आई है। देश भर में सांप्रदायिक हिंसा के 378 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सिर्फ एक मामला उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। आंकड़ों के मुताबिक 2019 में उत्तर प्रदेश में बच्चों के खिलाफ अपराध के 18,943 मामले दर्ज किए गए थे और 2021 में यह घटकर 16,838 हो गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले 2019 में 59,853 से घटकर 2021 में 56,083 हो गए। महिलाओं के खिलाफ अपराध में 6.2 की कमी आई है। 2019 की तुलना में 2021 में %। बच्चों के खिलाफ अपराध में 11.11% की कमी आई है। राज्य में साइबर क्राइम में भी कमी आई है। 2019 में साइबर अपराध के 11,416 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2021 में घटकर 8,829 हो गए, जिसमें 22.6% की गिरावट दर्ज की गई। 2017 में
उनकी सरकार ने लगभग 20,000 राजनीति से प्रेरित मामलों को वापस लेने का आदेश दिया, जिनमें उनके और अन्य राजनेताओं के खिलाफ मामले भी शामिल थे। आदित्यनाथ ने अर्ध सतर्कता विरोधी रोमियो दस्ते के गठन का आदेश दिया। उन्होंने गौतस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया और अगले आदेश तक यूपीपीएससी सिविल सेवा परीक्षा परिणाम, परीक्षा और साक्षात्कार पर रोक लगा दी। उन्होंने राज्य भर के सरकारी कार्यालयों में तंबाकू, पान और गुटखा की बुराइयों पर प्रतिबंध लगा दिया और अधिकारियों को स्वच्छ भारत मिशन के लिए हर साल 100 घंटे समर्पित करने का संकल्प लेने के लिए मजबूर किया। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा 100 से अधिक ब्लैक शीप पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। 2017 से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने कई बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया था। इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में बूचड़खानों से कच्चा चमड़ा लाने वाली चर्मशोधन इकाइयां प्रभावित हुईं। कई टेनरियों को भी बंद करने का आदेश दिया गया। 2017 में टेनरी उद्योग का मूल्य 50,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया था। उद्योग ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार दिया। 2018 के बाद से कार्यकारी आदेशों के माध्यम से सीएम आदित्यनाथ ने जाजामऊ, कानपुर में सक्रिय कुल 400 से अधिक टेनरियों में से लगभग 200 को बंद कर दिया था। अपने पहले कार्यकाल के पहले 10 महीनों में उन्होंने प्रतिदिन 4 पुलिस मुठभेड़ें की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी दी और नोटिस जारी किया। पत्रकारों पर हमले के खिलाफ समिति ने पाया कि 2017 और फरवरी 2022 के बीच उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में पत्रकारों के उत्पीड़न के 138 मामले दर्ज किए गए। उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने प्रदर्शनकारियों के नाम, फोटो और पते के साथ होर्डिंग्स लगाए थे। उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही, जिसने उनकी सरकार की कार्रवाई को शर्मनाक और गोपनीयता में अनुचित हस्तक्षेप कहा, पोस्टर हटा दिए गए। ने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति के साथ नोएडा में सैमसंग की फैक्ट्री का उद्घाटन किया। नोएडा सेक्टर 81 की फैक्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बुनियादी ढांचे का विकास। जुलाई 2018 में आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जेइन के साथ उत्तर प्रदेश के नोएडा में दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन विनिर्माण फैक्ट्री का उद्घाटन किया। उनकी सरकार को सैमसंग मोबाइल प्लांट के लिए रिकॉर्ड 4 महीनों में 50 मेगावाट बिजली और 22 किलोमीटर लंबी बिजली लाइन बनाने का श्रेय दिया गया। नवंबर 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर झांसी में रक्षा औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला रखी। योगी आदित्यनाथ ने रक्षा गलियारा परियोजना में निजी निवेश बढ़ाने के लिए निजी कंपनियों के साथ परामर्श किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 2024 में भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में आदित्यनाथ के विश्लेषकों के अनुमान को खारिज कर दिया, बशर्ते कि वह कुछ मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन करें। कौन सा? अगस्त 2020 में इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वेक्षण में आदित्यनाथ को भारत में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में दिखाया गया। अध्यादेश एवं बिल। सितंबर 2020 में आदित्यनाथ ने अपनी हमारा देश सुरक्षित है, हम सब सुरक्षित हैं। दुनिया के अंदर कौन ऐसी जाति, मत और मजहब है जिसको उसकी विपत्ति के समय, उसके संकट के समय हमारे सनातन धर्म ने और हमारे देश ने उन्हें संरक्षण न दिया हो। सरकार से प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक रणनीति तैयार करने को कहा और जरूरत पड़ने पर इसके लिए एक अध्यादेश पारित करने पर भी विचार किया। 31 अक्टूबर को आदित्यनाथ ने घोषणा की कि लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अध्यादेश 2020 उनकी सरकार द्वारा पारित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य कैबिनेट ने 24 नवंबर 2020 को आदित्यनाथ के अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
जिसके बाद 28 नवंबर 2020 को राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसे मंजूरी दे दी और हस्ताक्षर किए। जुलाई 2021 में आदित्यनाथ ने यूपी जनसंख्या नियंत्रण मसौदा विधेयक 2021 से 2030 पेश किया। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने आगामी वर्षों के लिए जनसंख्या वृद्धि को कम करने की नीति का अनावरण किया। एकल बच्चे और 2 बच्चों की नीतियों के आधार पर कई लाभों की भी घोषणा की गई। उन्होंने कहा कि राज्य की जनसंख्या नीति परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत जारी गर्भनिरोधक उपायों की पहुंच बढ़ाने और सुरक्षित गर्भपात के लिए उचित प्रणाली प्रदान करने के प्रयासों पर केंद्रित है। इस नीति को अन्य राजनीतिक दलों से भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं और आलोचनाएं मिली। कहा गया कि यह नीति मुख्य रूप से राज्य में आगामी आम चुनावों पर केंद्रित है। विपक्षी कांग्रेस राज्य में इसे राजनीतिक एजेंडा कहा गया है और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि यह लोकतंत्र की हत्या है। दूसरा कार्यकाल 2022 वर्तमान 10 मार्च 2022 को विधानसभा परिणामों की घोषणा के साथ भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने 273 सीटें हासिल की और आदित्यनाथ ने अपना दूसरा कार्यकाल जीता। उन्होंने और उनकी पार्टी ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में लौटने वाले पहले मुख्यमंत्री बनकर इतिहास लिखा। बीजेपी 37 साल बाद लगातार सत्ता में वापसी करने वाली पहली पार्टी भी है। वह उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में बसपा की मायावती और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के बाद राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले केवल तीसरे मुख्यमंत्री थे। विधानसभा चुनावों की तैयारी में आदित्यनाथ ने अपनी मुख्य छवि के रूप में बुलडोजर के साथ एक अभियान का सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे उन्हें बुलडोजर बाबा उपनाम मिला। इस शब्द का प्रयोग प्रारंभ में एक विपक्षी दल द्वारा ताने के रूप में किया गया था। उन्नाव के दौरान उनके भाषणों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, धार्मिक ध्रुवीकरण और हिंदू वर्चस्व को बढ़ावा देने वाले भाषण शामिल थे। इसके अलावा उनके भाषणों में यह विचार शामिल था कि हिंदुओं के अधिकार मुसलमानों के अधिकारों से भिन्न हैं, जहां उन्होंने बार बार मुसलमानों को आतंकवादियों और अपराधियों के साथ जोड़ दिया और विपक्षी दलों को मुसलमानों के तुष्टीकरण करने वालों के रूप में बताया। व्यक्तिगत विचार 3 जनवरी 2016 को कथित तौर पर पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा पठानकोट में भारतीय वायुसेना अड्डे पर आतंकवादी हमले के एक दिन बाद आदित्यनाथ ने पाकिस्तान की तुलना शैतान से की। आदित्यनाथ ने 7 मुस्लिम बहुल देशों के नागरिकों के संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले की सराहना की थी और भारत से आतंकवाद से निपटने के लिए इसी तरह की नीतियां अपनाने का आह्वान किया था। विवादों 2010 में महिला आरक्षण विधेयक का विरोध करते हुए आदित्यनाथ ने कहा कि आरक्षण से महिलाओं की बच्चों की देखभाल जैसी घरेलू जिम्मेदारियां प्रभावित नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों ने परंपरा को स्वीकार किया, किसी कालखंड में कोई बना होगा, अगर वह हिंदू बनेगा हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी शुद्धि करवाएंगे और उसको अपनाएंगे, एक नई जाति का फिर से निर्माण करवा देंगे। पुरुषों में स्त्रैण लक्षण विकसित हो जाएं तो वे देवता बन जाते हैं, लेकिन अगर महिलाओं में मर्दाना गुण विकसित हो जाएं तो वे राक्षस बन जाती हैं। अगस्त 2014 के दौरान YouTube पर सामने आए एक अधिनांकित वीडियो में कथित तौर पर आजमगढ़ में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान अंतरधार्मिक विवाह के कारण होने वाले धार्मिक रूपांतरणों का जिक्र करते हुए आदित्यनाथ ने कहा, अगर वे एक हिंदू लड़की लेते हैं तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों को लेंगे। उसी वीडियो में वह यह कहते हुए आगे बढ़ता है, अगर वे एक हिंदू को मारेंगे तो हम जैसे 100 हिंदू होंगे, और रुक जाता है क्योंकि एकत्रित भीड़ चिल्लाती है, मारो। फरवरी 2015 में विश्व हिंदू परिषद के विराट हिंदू सम्मेलन में बोलते हुए आदित्यनाथ ने टिप्पणी की, यदि मौका दिया गया
तो हम देवी गौरी, गणेश और नंदी हिंदू देवताओं हर मस्जिद में की मूर्तियां स्थापित करेंगे। जून 2015 में आदित्यनाथ ने सूर्य नमस्कार और योग के बारे में बात करते हुए कहा कि जो लोग योग से बचना चाहते हैं वे हिंदुस्तान छोड़ सकते हैं। उन्होंने उन लोगों से अनुरोध किया जो सूर्य देव में सांप्रदायिकता देखते हैं कि वे खुद को समुद्र में डुबो दें या अपने शेष जीवन के लिए एक अंधेरे कमरे में रहें। 2015 के अंत में भारतीय मीडिया में असहिष्णुता की बहस के दौरान आदित्यनाथ ने टिप्पणी की कि अभिनेता शाहरुख खान पाकिस्तानी आतंकवादी हाफिज सईद के समान भाषा का उपयोग कर रहे थे। फरवरी 2020 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, ब्रिटेन से आजादी के बाद विभाजन के समय जिन मुसलमानों ने भारत में रहना चुना, उन्होंने देश पर कोई एहसान नहीं किया। 2020 में शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा, अगर वे शब्दों को नहीं समझेंगे तो वे गोलियों को समझेंगे। जून 2021 में उन्हें एनी के एक रिपोर्टर को अपशब्द कहते हुए देखा गया था। एएनआई ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और वीडियो वापस ले लिया। उनके मीडिया सलाहकार ने दावा किया कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई थी, लेकिन कई तथ्य जांच में पाया गया कि वीडियो संपादित नहीं किया गया था। हेलो सब लोग, मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। यदि आप एक्सप्लेन्ड टॉपिक्स यूट्यूब चैनल पर अधिक साप्ताहिक अपडेट चाहते हैं तो सदस्यता पर क्लिक करना न भूलें।